नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें हम ये समझेंगे कि बिजनेस की नेचर क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म बिजनेस की। बिजनेस को हिंदी में व्यापार कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ट्रेड को व्यापार कहते हैं, बिजनेस को व्यवसाय कहते हैं। जो टर्म बिजनेस है ये आई है वर्ड बिजी से। बिजी का मतलब होता है एंगेज रहना, यानी कि कार्यों में व्यस्त रहना। तो बिजनेस का मतलब भी उसी से निकलता है। बिजनेस का मतलब किसी ऐसे धंधे से है, किसी ऐसे काम से है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं एक्टिविटीज में। और वो एक्टिविटी है कौन सी? परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मतलब बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको लोग कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं, लगातार करते हैं। और इस बिजनेस में या तो ये सामान बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं। मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम बिजनेस कह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को और इसको बेटर तरीके से समझने के लिए बिजनेस को हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानव क्रियाएं। हम समाज में रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हमारी सारी क्रियाओं को, हमारी सारी एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जा सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ये वो एक्टिविटी होती हैं जिसमें किसी पर्सन का पर्पज होता है मनी अर्न करना, और मनी अर्न करके अपना लाइवलीहुड चलाना, यानी कि अपना गुजारा करना। अपने जीवन यापन के लिए लोग जो भी काम करते हैं और उनको जब पैसा मिलता है उस काम के थ्रू, तो हम उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरे टाइप की एक्टिविटी होती हैं हमारी सबकी लाइफ में नॉन इकोनॉमिक। ये ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनसे हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हमारे पास कोई पैसा आए, बल्कि इनसे हम किसी अन्य प्रकार की कोई सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। हम कोई रिलीजियस वर्क करते हैं मेंटल पीस के लिए या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। इसके अलावा हम सोशल एक्टिविटी करते हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या हम दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके कारण सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। तो जहां पे हमारा मकसद पैसा अर्न नहीं करना होता है उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कोई महिला अपने बच्चे की देखभाल करती है, अपने घर की साफ सफाई अगर हम करते हैं, अपने कार को हम साफ करते हैं, अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती हैं। हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे की कार साफ करते हैं और पैसा लेते हैं, अगर हम किसी दूसरे के बच्चे को खिलाते हैं और पैसा लेते हैं, अगर हम किसी दूसरे के घर पे जाते हैं उसको साफ करते हैं और पैसा लेते हैं, तो यही एक्टिविटी इकोनॉमिक बन जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे फिर से डिवाइड की जा सकती हैं, क्लासिफाई की जा सकती हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका अभी हम पढ़ रहे थे कि जिनकी नेचर ये होती है कि इकोनॉमिक तो होती हैं, लेकिन उनको हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं। हमारा मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना, और हम सेल, परचेज, प्रोडक्शन इन सब में लगे रहते हैं, तो इसको हम बिजनेस कहते हैं, यानी कि व्यवसाय कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता रहा था तो मैं कह रहा था कि मनी अर्न करना मकसद होता है, मनी अर्न करना। लेकिन जब मैं बिजनेस बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं प्रॉफिट अर्न करना मकसद है, प्रॉफिट अर्न करना। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है दोनों की डेफिनेशन में। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन प्रोफेशन की खासियत ये होती है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज अर्न करता है, यानी कि कोई विशेष ज्ञान अर्जित करता है, कोई डिग्री प्राप्त करता है, डिप्लोमा करता है, और उसके बाद लोगों को सर्विस देता है, अपनी सेवाएं देता है और बदले में फीस लेता है। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम प्रोफेशन कहते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट
ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में काम इस तरीके से होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं और वो पर्सन हमें उसके बदले में पैसा देता है। इसमें एक मजदूर या एक वर्कर, सैलरी भी हो सकती है, वेजेज भी हो सकती है। जब हम किसी दूसरे के लिए काम करें और वो हमें हमारे काम करने के बदले में पैसा दे, तो इसका मतलब हम उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम उसके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो 3 तरह की मेजर क्लासिफाई किया जा सकता है एक्टिविटीज को। अब जो बिजनेस है वो फर्दर आगे फिर डिवाइडेड हो जाता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। बिजनेस में 2 हिस्से हमने बताए थे कि बिजनेस में या तो सामान बना के बेचते हैं या खरीद के बेचते हैं। तो बिजनेस का वो पार्ट जिसमें लोग सामान बना के बेचते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर करते हैं और तब सेल करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री फिर से आगे 3 हिस्सों में बट जाती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है, इसमें लोग नेचर से सामान प्राप्त करते हैं और उसको बेचते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो सामान बनता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री खरीदती है और उसके बाद उस पर रीवर्क करती है। जैसे लकड़ी खरीद ली प्राइमरी इंडस्ट्री से, अब लकड़ी से फर्नीचर बनाया, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद टर्शियरी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्री की सेवा करती हैं, यानी कि दोनों को हेल्प करती हैं बिजनेस करने में, वो टर्शियरी इंडस्ट्री कहलाती है। आगे कॉमर्स का मतलब ऐसा हो जाता है कि व्यवसायिक ऐसी ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच आर नॉट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कॉल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल नहीं है, वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी अब कॉमर्शियल एक्टिविटी कहलाती हैं। कॉमर्स फिर से 2 हिस्सों में बट जाता है। ट्रेड और ट्रेड के अलावा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि खरीदना बेचना। इसमें होलसेल ट्रेड हो सकता है, रिटेल ट्रेड हो सकता है, फॉरेन ट्रेड हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो व्यापार के सहायता करने के लिए की जाती हैं, वो कॉमर्स के 2 हिस्से हो जाते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अब इनको हम और डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो गुजारा करने के लिए की जाती हैं, अर्न लाइवलीहुड, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं? जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, यानी कि मनी अर्न करने के लिए ना करके अन्य किसी कारण से करते हैं। हम लव की वजह से करते हैं, प्यार की वजह से, हमें बच्चे प्यारे लगते हैं तो हम बच्चों को खिलाते हैं, गेम करते हैं। सिंपैथी दया के मतलब दयापूर्वक होता है। सिंपैथी हमें सहानुभूति है तो हम किसी की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सेंटीमेंट की वजह से होती है, भावनाओं में आवेश में आकर के लोग करते हैं। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति की वजह से करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस हो सकती हैं, स्पोर्ट्स के लिए हो सकती हैं, वो सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे फिर से 3 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जिसमें हम प्रोडक्शन, परचेज, सेल में लगे होते हैं। किसके में? या तो गुड्स के में या सर्विसेज के में। और हमारा मकसद होता है, मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट अर्न करते हैं किस तरीके से? अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके। ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब किसी भी चीज की जब हम फीचर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये उसकी एक पहचान होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये वही चीज है, उसकी खास बातें। जैसे बिजनेस की खास बात है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस हमेशा ऐसी एक्टिविटी को कह सकते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम बिजनेस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो नेचुरली या तो हम सामान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर का मतलब दूसरे ने जिसने बना लिया है उससे हम खरीदते हैं, उससे हम अंडरटेक करते हैं। तो गुड्स या सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में या प्रोक्योर किया जाता है। इसके बाद सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम बिजनेस में या तो सेल करते हैं गुड्स का या एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। अगर हम गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स को हम सेल या एक्सचेंज करेंगे। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज में डील करेंगे। गुड्स और सर्विसेज में अंतर क्या होता है कि जैसे मान लो मोबाइल हम खरीदते हैं सैमसंग का, तो जो सैमसंग का मोबाइल हम खरीदते हैं, सैमसंग कंपनी का बना हुआ, तो
ये गुड्स है, ये सैमसंग का जो मोबाइल है ये गुड्स है, लेकिन अगर हम सैमसंग का मोबाइल खरीद लिया तो ये अकेला काम नहीं करेगा। मान लो हमें कनेक्टिविटी भी चाहिए, हमने इसमें जियो का या एयरटेल का रिचार्ज करवाया, तो एयरटेल जो है वो सेवा दे रही है, सर्विस बेच रही है, तो एयरटेल जो कंपनी है वो सर्विस में सर्विस एक्सचेंज करती है, सेल करती है, जबकि सैमसंग जो है वो गुड्स सेल करती है। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बिजनेस। अगली खास बात यह बिजनेस की कि बिजनेस तभी कहा जा सकता है जब हम डील करते हो रेगुलर बेसिस पे गुड्स में या सर्विसेज में। जैसे मान लो एक पर्सन के पास एक मकान है और वो मकान उसने बेच दिया, एक ही मकान था उसके पास, वो उसने बेच दिया किसी कारणवश और दूसरी जगह मकान खरीद लिया, तो ये उसका बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि ये उसने केवल वन टाइम किया है। लेकिन कोई व्यक्ति ये रिपीटेडली करता है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि वो हर महीने मकान बनाता है, बेच देता है, फिर बनाता है, फिर बेच देता है, फिर बनाता है, फिर बेच देता है, तो इसका मतलब अब वो व्यवसाय कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। फिर है प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। अगली खास बात होती है बिजनेस हम तभी कह सकते हैं जब हम कोई काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खाने का सामान बनाता है, कहीं पे मान लो उसने सब्जी पूड़ी बना रहा है वो और बनवा रहा है, खर्च भी कर रहा है, लेकिन उसको लोगों को फ्री में खिला रहा है, वो दान के लिए कर रहा है। जब फ्री में खिला रहा है इसका मतलब उसका मकसद कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो तो वो दान के लिए कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस नहीं करेंगे, ये नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी, उसके लिए गैर बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका मकसद, उस पर्सन का मकसद मान लो प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि वो बनाता है, सब्जी पूड़ी बनवाता है और बेचता है महंगे रेट पे और इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाता है, तो ये बिजनेस कहा जाएगा। तो सेम एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके इन फीचर्स पे। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगली बात होती है, ये भी बिजनेस की एक खूबी होती है, खासियत होती है कि रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि भाई पर्पज तो होता है अर्न करना, उद्देश्य तो होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये बात अनिश्चित होती है, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट ना हो। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्यूचर में एक्टिविटी करेंगे और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। हो सकता है हमने सामान बनाया, बिके ना बिके, जिस रेट पे हम बेचना चाहते हैं उस पर ना बिके, हो सकता है हमारी कॉस्ट भी ना निकले। तो जो रिटर्न है उसकी अनिश्चितता है, यानी रिटर्न मतलब आमदनी की कोई निश्चितता नहीं है बिजनेस में, ये खास बात होती है बिजनेस की। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क की मौजूदगी रहती है। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि भविष्य में, क्योंकि हमने अभी देखा कि रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस में। अब जब अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो हो सकता है हमको प्रॉफिट ना हो सकता है हमको लॉस हो जाए, हो सकता है हमको प्रॉफिट बहुत कम हो। तो इस बात की संभावना, सकना ही रिस्क कहलाता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन फ्यूचर, भविष्य में हानि होने की जो संभावना है उसी को हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क होती है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो बिजनेस हमेशा रिस्क को रखता ही है, बिजनेस में रिस्क रहता ही है। विदाउट रिस्क हम बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। इवन कोई बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो प्रॉफिट अर्न करने का लॉजिक यही रहता है क्योंकि वो रिस्क बियर करता है, और एक्चुअली प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क। जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड होता है रिस्क के लिए, प्रॉफिट रिवार्ड होता है किसके लिए? रिस्क के लिए, क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहा है इसलिए प्रॉफिट कमा रहा है। कई दफा हम लोग सुनते हैं कि भाई देश में बिजनेसमैन जो है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार को लगाम लगा देना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो आदमी बिजनेस करता है, वो रिस्क लेता है। अगर कोई भी सरकार ये कहेगी कि बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो हम तय करेंगे, आप उतने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाओगे, चाहे जितनी सरकारें बदल जाएं और चाहे किसी भी देश की हम बात करें, अगर मान लो सरकार ऐसा फिक्स कर दे कि भाई आपको 10% ही प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते हैं, तो ज्यादातर बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई प्रॉफिट तो आपने कह दिया 10%, अगर लॉस हो गया तो हमें वो कौन देगा? तो हम तो रिस्क बियर कर रहे हैं, हम रिस्क बियर कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है वो रिवार्ड होता है क्योंकि वो रिस्क बियर करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज फर्दर क्लासिफाई हो जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में
उनको बांट सकते हैं हम सभी बिजनेस एक्टिविटीज को। इंडस्ट्री कौन सी एक्टिविटी होती है? इंडस्ट्री का मतलब ऐसी बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होता है जो कनेक्टेड होती है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी कि जो उनके पास रिसोर्स होते हैं, मैन, मशीन, लेबर, कैपिटल, उन सबसे वो यूजफुल गुड्स बनाते हैं। इंडस्ट्री का ये काम होता है। इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। इसका संबंध होता है प्रोड्यूस करना या प्रोसेस करना गुड्स को। प्रोड्यूस करना यानी कि रॉ मटेरियल लेकर के वो नया सामान बनाते हैं और कभी कभी वो प्रोसेस करते हैं। जैसे आयरन लिया, आयरन को प्रोसेस किया तो उसको और अच्छा मेटल वो बना सकते हैं प्रोसेस करके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय, टर्शियरी तृतीय। प्राइमरी इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? प्राइमरी में वो इंडस्ट्री इंक्लूड होती है जो रिलेटेड होती है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, उनसे एक्सट्रैक्ट करना या प्रोड्यूस करना, या तो उनसे हम सामान निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, या कुछ नया प्रोड्यूस करें। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एटसेट्रा। जो जीवित ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करना और डेवलप करना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कंसर्न होती है कि ये मटेरियल यूज करती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से इसको मिलता है, उसको यूज करती है और फिर उसको प्रोसेस करती है और फाइनल गुड्स बनाती है कंजम्पशन के लिए। जैसे टिम्बर का उगाना, लकड़ी का उगाना, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करेगी? इस टिम्बर को लेकर के इससे फर्नीचर बनाती है, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, ये सब बनाती है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शियरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की मदद करती है। जैसे एक ट्रांसपोर्टर है, तो जो ट्रांसपोर्ट है या बैंकिंग है, ये टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट है और ये मदद करते हैं किसकी? प्राइमरी की और सेकेंडरी इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी आगे दो हिस्सों में बट जाती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव कौन सी है? एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है कुछ एक्सकर्शन करना, यानी कि कुछ निकालना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंगेज रहती है किस काम में? जैसे ये सॉइल, क्लाइमेट, एयर, वाटर फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन के नीचे जो कुछ भी होता है, या तो जमीन के नीचे हो, या सॉइल हो, या क्लाइमेट हो, या एयर हो, या वाटर हो, इन सब से हम जब कुछ निकालते हैं तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं बेसिक रॉ मटेरियल जो मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल होते हैं, यानी कि सॉइल के जो प्रोडक्ट हैं वो रॉ मटेरियल की तरह इसमें काम करते हैं, उनसे हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। प्रोडक्ट्स यूजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे इनको हम यहाँ पे समझेंगे, दीज इंडस्ट्रीज फर्दर क्लासीफाई हो जाती हैं इस पार्ट में। यहाँ पे ये सारे इसका जो रिजल्ट है इनके निकल करके आ जाएंगे कि कैसे हम सॉइल से, हवा से, पानी से हम क्या क्या बना सकते हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी में एक्सट्रैक्टिव में आ जाते हैं। वर्कर्स केवल कलेक्ट करते हैं गुड्स को, एग्जिस्टिंग को, जैसे माइनिंग करना, माइन से सामान निकालते हैं, यानी कि जो बीनीथ अर्थ जो होता है, जमीन के नीचे, भूमि के नीचे हम माइनिंग करते हैं। बहुत सारे मेटल हैं जिनको हम माइनिंग करके निकालते हैं। फिशिंग, पानी से, वाटर से हम फिशिंग करते हैं। हंटिंग, जंगल से हम हंट करते हैं, शिकार करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमें बाई नेचर मिल जाती हैं रिसोर्सेज, और उनसे हम सामान को केवल निकालते हैं, लेते हैं। तो ये आ जाता है पहली प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव पार्ट में। इसी में सेकेंडरी इंडस्ट्री, गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्री नहीं है, ये सेकंड कैटेगरी है, यानी कि जो अभी हम एक्सकर्शन पढ़ रहे थे, एक्सकर्शन भी इसको बोलते हैं या एक्सट्रैक्टिव भी बोलते हैं। इसमें जो हम पढ़ रहे थे सेकंड कैटेगरी, इसमें आ जाता है अप्लाई करना ह्यूमन स्किल्स को और उनसे सामान प्रोड्यूस करना। जैसे एग्रीकल्चर, खेती करते हैं हम, तो हम एज सच सामान नहीं ले लेते हैं नेचर से, बल्कि उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तब सामान लेते हैं। फॉरेस्ट्री, हम पेड़ लगाते हैं तब पेड़ों को काटते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट हुआ। अब प्राइमरी का सेकंड पार्ट होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? ये रिलेटेड होती है रिप्रोड्यूस करना
या मल्टीप्लाई करना सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं एनिमल्स की, उनको मल्टीप्लाई करना, उनसे और ज्यादा स्पीसीज प्राप्त करना प्लांट्स, और फिर उनसे प्रॉफिट अर्न करना, कमाना। तो इसका एग्जांपल है जैसे नर्सरीज वगैरह से, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज, पोल्ट्री फार्म्स। दरअसल इन सब में काम क्या होता है कि हम सीड्स वगैरह इनके यूज करते हैं, या इनकी जो जेनेटिक जीन्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं, और हम फर्दर इनका प्रोडक्शन कराते हैं। प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड किए जाते हैं, और फिर प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं। नेचर, क्लाइमेट या एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंडस्ट्रीज में। हालांकि जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो भी मदद करती हैं, जब स्किल्ड ह्यूमन जो होता है वो और ज्यादा इनसे प्रोडक्शन कर लेता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंगेज रहता है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के स्मूथ डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाता है। कंसर्न विद कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, कैनाल्स बनाना, ये सब इसका हिस्सा आ जाता है। ये प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट्स को यूज करता है जो बाकी इंडस्ट्रीज से इनको मिलते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रेक्स, बोर्ड्स, ये सब यूज करता है। कंस्ट्रक्शन में कुछ सामान प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है और कुछ सामान दूसरे टाइप की सेकेंडरी इंडस्ट्री से भी आता है, उसको ये यूज करके और तब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब सेकेंडरी का ही जो दूसरा पार्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंगेज रहती है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड, यानी कि रॉ मटेरियल लेती है और रॉ मटेरियल को फिर तैयार या अर्धनिर्मित सामान में ये बदलती है। ये इंडस्ट्री क्रिएट करती है यूटिलिटी इन गुड्स बाय मेकिंग देम सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज के लिए ये गुड्स बनाती है। और जैसे कि इसको खासतौर पे कहा जाता है कि दिस इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? कोई भी बिजनेस है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी का मतलब होता है चीजों को उपयोगी बनाता है लोगों के लिए। तो फॉर्म यूटिलिटी ऐसे ही एक यूटिलिटी होती है जो बिजनेस प्रोवाइड कराता है, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि फॉर्म में चेंज करके, रूप में चेंज करके, जैसे सैंड है तो उससे ब्रिक बना देगा, ठीक। इसी तरीके से अगर यार्न है तो उससे क्लॉथ बना देगा। इसमें मशीन, टूल्स और दूसरे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं एक्टिविटी में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फिर आगे से पार्ट हो गए। तो इसमें पहले देखेंगे एनालिटिक इंडस्ट्री कौन सा है। मैन्युफैक्चरिंग का वो पार्ट एनालिटिक है जिसमें एक प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और इस तरीके से मेनी प्रोडक्ट रिसीव करते हैं फाइनल गुड्स के तौर पे। जैसे प्रोसेस करते हैं क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल होता है, कच्चा पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं और उससे हमें जब हम एनालाइज करते हैं उसको तो हमें कैरोसिन, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब फाइनल गुड्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट पास होता है कई प्रोसेसेस से फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, इसलिए इसको प्रोसेसिंग कहते हैं, क्योंकि कई प्रोसेसेस से गुजरता है एक सामान। फिनिश्ड प्रोडक्ट एक प्रोसेस का जो होता है वो अगली प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। जब कई प्रोसेस चलती हैं तो हर एक प्रोसेस में जो पिछली प्रोसेस का सामान है वो रॉ मटेरियल रहता है और अगली प्रोसेस में वो सामान पहुंच जाता है फिनिश्ड होकर के, और वो अगली के लिए फिर से रॉ मटेरियल बन जाता है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स के मामले में कॉटन पास होती है गिनिंग से, वीविंग से, डाइइंग से, तब जाकर के वो क्लॉथ बनती है। तो कई सारी प्रोसेस से गुजरा सामान। शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री इसके दूसरे एग्जांपल से। हम शुगर केन लाते हैं, उससे जूस बनाते हैं, जूस बना करके उससे गुड़ बनाते हैं या शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब तीसरा टाइप है इसका सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक क्या होगा? इसमें रॉ मटेरियल ब्रॉट टुगेदर, यानी कि एक साथ लाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और तब जाकर के फाइनल गुड्स बनती है। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट का, रॉक्स का, जिप्सम का, कोल का, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि जब सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट में हमें रॉक, जिप्सम और कोल की जरूरत पड़ती है, तब सीमेंट बनती है। सोप मेकिंग, अगर हम सोप बनाते हैं तो पेंट्स, सोप मेकिंग एंड पेंट्स आर अदर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये भी सिंथेटिक इंडस्ट्री का ही एग्जांपल है।
नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपोनेंट, अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे सिंथेटिक जो हम कह रहे थे, सिंथेटिक में जब सामान बन जाता है तो बाकी चीजों का पार्टीशन हमको अलग से नहीं दिखता है, लेकिन असेंबलिंग में असेंबलिंग किए हुए पार्ट हमको आसानी से नजर आ जाते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे टीवी बनाते हैं, कार है, कंप्यूटर है, इसमें हम देखते हैं कई सारी चीजों का एक असेंबली रहता है, तब जाकर के सामान बनता है। नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का जो तीसरा टाइप है टर्शियरी, इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, सेवा उद्योग भी कहा जाता है। सर्विस इंडस्ट्री या सेवा उद्योग, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज के। खास तौर पे ये सेवाएं देती है ये इंडस्ट्री अपनी। नेक्स्ट है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो एक्टिविटीज होती हैं जो कनेक्ट होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, विद टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेकर यूजर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब कॉमर्स कहलाती हैं, चाहे वो ट्रेड है और चाहे वो बाकी उसकी सहायक क्रियाएं हैं। ये इंश्योर करता है कॉमर्स प्रॉपर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी कि दोनों के ही बेनिफिट के लिए ये प्रॉपर फ्लो बनाता है। भाई दोनों को बेनिफिट कैसे होता है? प्रोड्यूसर का सामान बिकता है, उसको प्रॉफिट होता है, और कंज्यूमर को सामान मिल जाता है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स बिजनेस का ही एक पार्ट है। बिजनेस इज वाइडर कॉन्सेप्ट, बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और इंडस्ट्री इंक्लूड्स इंडस्ट्री टू। बिजनेस में इंडस्ट्री भी शामिल है। हमने देखा था कि बिजनेस के दो हिस्से हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री। अब आगे कॉमर्स फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। कॉमर्स इंक्लूड करता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विद प्रॉफिट मोटिव। जब लाभ कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज केवल होता है सेलर और बायर के बीच में, तो ये ट्रेड कहलाता है। ट्रेड में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही शामिल हैं। इंटरनल का मतलब डोमेस्टिक भी है, इसको हम घरेलू भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब फॉरेन भी होता है, इसको हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ट्रेड, इंक्लूड करता है होलसेल और रिटेल दोनों को। अब जो इंटरनल ट्रेड है यानी कि घरेलू व्यापार है एक देश के अंदर, वो होलसेल और रिटेल में बढ़ जाता है। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में वो व्यवसाय आ जाते हैं जो बड़ी मात्रा में डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और फिर छोटे छोटे मात्रा में उसको वो रिटेलर्स को बेचते हैं, यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको बेचते हैं। रिटेल में वो ट्रेड आता है जिसमें जो छोटे व्यापारी होते हैं वो या तो इंडस्ट्री से या होलसेलर से सामान खरीदते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। हालांकि अभी मॉडर्न जो जमाना है इसमें रिटेल का मतलब केवल स्मॉल साइज ही नहीं, कई दफा जो रिटेलर का साइज होता है वो पूरी मतलब प्रोड्यूसर से भी बड़ा हो सकता है, होलसेलर से भी बड़ा हो सकता है। रिटेलर्स का साइज, जैसे कि हम शॉपिंग मॉल वगैरह देखते हैं तो उनका साइज काफी बड़ा रहता है। अब है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में शामिल रहता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है विदेशों में सामान भेजना, इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से सामान खरीदना, और इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि किसी एक देश से सामान खरीदना और उस सामान को अपने देश में बना यूज किए दूसरे देश में बेच देना। जैसे ब्रिटेन से सामान मंगाया और आगे वो ईरान को बेच दिया, तो ये क्या है? इंटरपोर्ट है। अब है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड को सहायता देती हैं, ट्रेड की ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इसमें आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है? ये फिजिकल मूवमेंट कराता है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह, और कम्युनिकेशन क्या करता है? कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब होता है कि जो बिजनेस के सामने हिंड्रेंस यानी कि बाधाएं होती हैं मनी की, फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, जो मनी की बाधाएं होती हैं ये उनको दूर करने का काम करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बिजनेस की मदद करता है, किस तरीके से कि ये उसको कंपनसेशन देता है बहुत सारे रिस्क के केस में, यानी कि रिस्क मिनिमाइजेशन का काम करता है। रिस्क तो किसी व्यवसाय को होता है हानि होने की संभावना, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, उनका हम इंश्योरेंस करा करके उनसे बच भी सकता है कोई व्यवसायी। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग
प्रोवाइड कराता है वो फैसिलिटी जिसमें हम गुड्स को अपने यहाँ इंटैक्ट रख सकते हैं तब तक जब तक वो सामान में जब तक वो मार्केट में बिकेगा नहीं, यानी कि सामान बन गया लेकिन अभी मान लो बिक नहीं रहा है तो तब तक हम उसको वेयर हाउसिंग में रख सकते हैं। जब वो उस सामान की डेट मतलब जब उस सामान की डिमांड आएगी तब मार्केट में उसको बेच दिया जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक ऐसी सर्विस है जो किसी बिजनेसमैन के सामान की इंफॉर्मेशन ग्राहकों तक पहुंचाती है जिससे कि ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। बिजनेस के बारे में अभी हम काफी पढ़ चुके हैं। तो बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके एग्जाम्पल हैं ये ढेर सारे एग्जाम्पल। प्रोफेशन क्या है इसको समझते हैं। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन कहलाती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक नॉलेज की और स्किल की। इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं अपने काम में जिनका। जो लोग एंगेज रहते हैं प्रोफेशन में उनको हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। प्रोफेशनल्स जनरली सब्जेक्टेड टू गाइडलाइन और कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो किसी कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से अपना काम करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल्स के आपसी समूह होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ डूज एंड डोंट्स बनाती हैं अपने मेंबर्स के लिए। उनको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार व्यवहार के तरीके। इसके एग्जाम्पल है प्रोफेशन का लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट होता है किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करना, काम करना। गेटिंग रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न फॉर द वर्क डन फॉर अदर। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो बदले में हमको रेम्यूनरेशन मिलता है। एम्प्लॉइज उन लोगों को कहते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं दूसरे के द्वारा, यानी कि जो लोग किसी के यहाँ काम करते हैं वो एम्प्लॉय कहते हैं और जिनके यहाँ काम करते हैं वो एम्प्लॉयर कहलाते हैं। जो लोग वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में या बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो सब एम्प्लॉय कहलाते हैं। ये रिसीव करते हैं वेजेज और सैलरी मिलती है इनको काम के बदले में। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्यों किया जाता है बिजनेस। तो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना। अब इसके कारण क्या है, प्रॉफिट अर्न करना क्यों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों एक आवश्यक ऑब्जेक्टिव होता है। किसी व्यवसाय के लिए प्रॉफिट अर्न करना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर बिजनेस। पर बिजनेस की इनकम का यही सोर्स होता है, इसी से बिजनेस चलता है, आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट करता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को अपने एक्सपेंशन के लिए जरूरी होती है मनी की, तो वो मनी भी उसको प्रॉफिट से ही मिलता है। यह इंडिकेट करता है कि कोई बिजनेस एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है। ये एक बिजनेस की पहचान भी होती है कि अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है यानी कि वो बिजनेस ठीक से चल रहा है। कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल, यानी कि कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाता है तो एक तरह से समाज की अप्रूवल होती है कि ये बिजनेस ठीक काम कर रहा है। बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जब कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो इससे उस एंटरप्राइज की, उस बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ती है, उसकी गुडविल भी बढ़ती है। अब है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अभी पढ़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना तो है ही है। मार्केट स्टैंडिंग, यानी कि मार्केट में अपने आप को बनाए रखना कॉम्पिटिटर्स के सामने। इनोवेशन करना, नए नए तरीके खोजना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में वृद्धि करना, यानी कि अपनी एसेट, अपना मनी, इन सबको बढ़ाना। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, अपने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस बढ़ाना, उनका डेवलपमेंट करना। वर्कर की परफॉर्मेंस बढ़ाना और उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव करना, उनमें बदलाव लाना, पॉजिटिव चेंज लाना। इसके अलावा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी, ये भी बिजनेस के बाकी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्या है। देखिए, रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और बिजनेस रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस। बिजनेस में हमें लॉस हो जाए इस बात की संभावना, या तो लॉस हो जाए या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हो वो अपर्याप्त हो, तो ये दोनों ही बिजनेस रिस्क कहलाते हैं। बिजनेस रिस्क आगे दो टाइप का हो सकता है यहाँ पे, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क वैसा रिस्क रहता है जैसे कि जिसमें ये हो कि स्पेक्यूलेशन रहता है, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे हम सामान बेचते हैं तो हमारे सामान की जो डिमांड है, अगर डिमांड गिर गई तो लॉस हो जाएगा, बढ़ गई तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये स्पेक्यूलेटिव लॉस है, इसके बारे में स्पेक्यूलेशन किया जाता है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क होती है मार्केट कंडीशंस की वजह से, जैसे डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आ जाना, चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ कस्टमर, ये सब बदल जाना।
दूसरा होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होती है या नो लॉस होती है, यानी कि प्रॉफिट की तो संभावना होती नहीं है, या तो लॉस हो जाएगा या तो लॉस नहीं होगा, ये प्योर रिस्क कहलाता है। जैसे कि चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, अगर ये सब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस को लॉस होगा, नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये प्योर रिस्क कहलाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है, इसकी खास बात क्या है। बिजनेस रिस्क अराइज होती है अनसर्टेनिटी की वजह से। देखिए, अगर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तभी रिस्क रहती है। मान लो किसी चीज में कोई अनिश्चितता नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। कि अगर हम मान लो हम बैंक में पैसा लगाते हैं, जमा करते हैं, तो कोई रिस्क नहीं है वहां पे, क्योंकि कोई अनिश्चितता नहीं है। निश्चित है कि हमको ब्याज मिलेगा, लेकिन हम किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं तो वो अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे रिस्क है। रिस्क एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। हम बिजनेस करेंगे तो भाई रिस्क तो होगा ही। अगर हमसे कोई कहे कि ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। आप ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप लो रिस्क लोगे आप लो प्रॉफिट कमाएंगे। आप चाहें कि कोई रिस्क ना हो तो आप कोई प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब रिस्क कितना है ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे और साइज पे। ऐसे बिजनेस जिनका सामान मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है, फैशन वगैरह का जो सामान होता है, तो वहां पे अलग टाइप की रिस्क होगी। ऐसा सामान जिसका नेचर ऐसा है कि ड्यूरेबल टाइप का सामान है, उसकी रिस्क कम होगी। बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है, जितना साइज छोटा होगा बिजनेस का रिस्क उतनी कम होगी, जितना बड़ा साइज हो जाएगा बिजनेस का रिस्क उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। तो मेजर जो कारण है नेचुरल कॉजेज, नेचुरल में आ जाते हैं नेचुरल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदाएं, बाढ़ वगैरह, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, फेमिन, अकाल एटसेट्रा। ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज में वो कारण आते हैं जो लोगों की वजह से होते हैं, लोगों की भूल की वजह से होते हैं, या लोगों की ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की वजह से होते हैं। डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, लापरवाही, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक, रायट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एटसेट्रा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में वो कॉजेज आ जाते हैं जैसे डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें जो चेंज आते हैं। फिर है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में वो सारी अनफॉर्चून इवेंट आ जाएंगी, जो अनफॉर्चून जिनके बारे में हम भविष्य के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसी जो इवेंट होती है वो अदर कॉजेज में आ जाती हैं। जैसे अचानक कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाना, उथल पथल आ जाना किसी देश में, जैसे म्यांमार में अभी सरकार का वहां पे सरकार गिरा दी और जो आर्मी है उसने सत्ता ले ली, तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है एक तरीके का। मैकेनिकल फेलियर हो जाना, जैसे कि बॉयलर बस्ट हो गया, बॉयलर में आग लग गई, या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गई, ये सब अदर कॉजेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। जब कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो कुछ चीजें उसके माइंड में आती हैं जो हर एक बिजनेस सोचता है बिजनेस करने से पहले। जैसे सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस, वो किस लाइन का बिजनेस करेगा, वो कपड़ों का व्यापार करेगा या फर्नीचर का व्यापार करेगा। साइज ऑफ द फर्म, किसी व्यक्ति के माइंड में आएगा कि वो फर्म का साइज क्या रखेगा, छोटा रखेगा, बड़ा रखेगा। ज्यादा कैपिटल है तो बड़ा साइज रख सकता है, कम कैपिटल है तो छोटा साइज रखेगा। साथ ही साथ डिमांड को भी ध्यान में रखेगा। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का फॉर्म क्या होगा इसका चॉइस भी किया जाता है कि भाई ओनरशिप हम सोल ट्रेडर में रखेंगे अपना बिजनेस, या पार्टनरशिप में करेंगे, या कंपनी बनाएंगे, कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी होगी कि पब्लिक कंपनी होगी, ये सब तय करना होता है। इसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि जो बिजनेस हमारा होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, कहाँ उसको हम खोलेंगे, किस जगह पे हेड ऑफिस बनाएंगे, कहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे। इसके बाद फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, यानी कि हमें जो पैसा चाहिए उसको फाइनेंस कहाँ से करेंगे, बैंक लोन लेंगे या अपने पास पैसा है हमारा, या शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे। इसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि हमारे बिजनेस में फिजिकल फैसिलिटी क्या होंगी, बिल्डिंग कितनी होगी, मशीन्स कितनी होंगी, ऑफिस फर्नीचर कैसा होगा। इसके बाद प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का मतलब है पूरे प्लांट का ढांचा बनाते हैं हम कि हमारा प्लांट कितना बड़ा होगा, कितनी मशीनें उसमें चाहिएंगी, उसका पूरा प्लान बनाना। इसके बाद है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। फिर इसके बारे में सोचा जाता है कि भाई हमको ऐसी वर्कफोर्स चाहिए, यहाँ पे ये वर्कफोर्स है, हमें ऐसी वर्कफोर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो काम करने में और कमिटेड हो काम के प्रति। इसके बाद है टैक्स प्लानिंग। सभी बिजनेसमैन लगभग टैक्स प्लानिंग करते हैं कि उनको कितना टैक्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा नया बिजनेस सोचने से। इसके बाद है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। सबके लास्ट में जब सारा कुछ हो जाता है तो बाद में अपने एंटरप्राइज को लॉन्च किया जाता है, यानी कि संस्था स्टार्ट की जाती है।